नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में अभी तक हमने 18 वीडियोस देख लिए हैं। 18 वीडियोस के बारे में पूरी डिटेल गिवन है और लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, ठीक है। वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और नोट्स भी अवेल कर सकते हो इन 18 के 18 वीडियोज़ के। और साथ में अभी हम जो 19वां वीडियो, जो कि अभी ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि बचे हुए हैं हमारे, जिसमें आज हमारा पॉइंट रहेगा पब्लिक पॉलिसी, दैट मीन्स लोक नीति के बारे में हम बात करेंगे, ओके। और जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट दूसरी जो कवर की जा चुकी हैं, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो कि अभी हम इसी सीरीज़ में एक वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो इसी सीरीज़ में है कंटिन्यू। और राजस्थान के करंट अफेयर्स भी इंग्लिश में रेडी हैं। तो इनके देखो, ये सारा कंटेंट आपको वीडियो में जो अवेलेबल है, एग्जैक्टली वो का वो कंटेंट आपकी पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, जो आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपको, वहाँ पे एक पिंड मैसेज है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप सर्च कर लो गार्गी क्लासेस RPSC, ये सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिंक, ज्वाइन कर लेना। या फिर आप गार्गी 33 ये लिख कर भी सर्च करोगे तो ऐसे में भी आप गार्गी क्लासेस RPSC वाले चैनल पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे पिन मैसेज है, उस पिन मैसेज को सिंपल वे में फॉलो करना है, नोट्स अवेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी RAS पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ऐसे में ये सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अगर आप इनको PDF में भी अवेल करना चाहते हो तो उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और ये सारा का सारा कंटेंट RAS एग्ज़ाम के लिए तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा दूसरी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती हैं राजस्थान में, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेन कंटेंट को आज इस वीडियो में। अगर हम बात करें पब्लिक पॉलिसी की, तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टारगेट्स फिक्स किए जाएं और उन टारगेट्स के ऊपर काम करना। मेन काम क्या है, आज हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका मतलब हो गया कि लोगों का यहाँ पर राज चलेगा, ठीक है। तो लोगों का राज कब चलेगा, जब लोगों की वेलफेयर इंश्योर होगी। अब लोगों की वेलफेयर इंश्योर करने के लिए सरकार हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है, जिसके इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। तो टारगेटेड मैनर में उनको काम करना पड़ेगा ना। जैसे कि आप गरीबी हटाना चाह रहे हो, या आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, एजुकेशन की प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, तब जा करके वो टारगेट्स, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। तो पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, एक टारगेटेड वर्किंग होती है ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज़ और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिससे आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स की सर्च में लग जाते हो, और उन टारगेट्स को अचीव करने का मेन जो पर्पज है, दैट इज आप पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करना चाह रहे हो। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया पब्लिक पॉलिसी का। तो पब्लिक पॉलिसी इज टारगेटेड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज और ऑफिसर्स इन सर्च ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, यहां पे आप लिख सकते हो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स टू एंश्योर पब्लिक वेलफेयर। दीज पॉलिसीज आर नॉन एज पब्लिक पॉलिसी। इसके अलावा अगर थोड़ा और डाइवर्सिफाइड मैनर में अगर डेफिनेशन देखना चाहें, तो दीज पॉलिसीज आर मेड बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस डिमांड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक। ये पॉलिसीज किस लिए बनाई जाती हैं, पब्लिक पॉलिसीज, कि जिससे कि पब्लिक की जो ज़रूरतें हैं या उनकी समस्याएं हैं, उनका एड्रेस किया जा सके। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, जो कि सरकार कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए करती है। कि जैसे भुखमरी फैल रही है, कैसे ख़त्म किया जाए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आ गए। अब बात आती है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत कम है, तो पोषण अभियान शुरू कर दिया। ये सारे क्या हैं, पॉलिसीज़ हैं। आप मिनरल एक्सकेवेशन की बात करते हो, जैसे कि करंट अफेयर में हमने बात की कि पोटाश का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, मतलब वेस्टर्न राजस्थान में, जिसमें मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो ऐसे में ये मिनरल पॉलिसी के अंडर में आ गया ऑटोमेटिकली। तो मिनरल पॉलिसी जब बनी तभी तो टारगेटेड मैनर में काम किया जाएगा, सही है ना। तो ये पॉलिसीज, आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हो तो टूरिज्म की पॉलिसी बनानी पड़ी, आप हंगर को ख़त्म करना चाह रहे हो तो आपने फूड पॉलिसी स्टार्ट कर दी। तो ये कुछ टारगेटेड मैनर में काम करना होता है, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लिमिट है या जो भी गाइडलाइंस हैं, वो मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है, अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल में अगर पॉलिसी की बात करें, पब्लिक पॉलिसी की, तो क्या क्या थीम आ गई,
टारगेटेड मैनर में काम करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे बेस्ड रहिए, कलेक्टिव फंक्शनिंग है जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट काम करेगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कोई भी फंक्शनिंग अगर इंप्लीमेंट करनी है तो वहां पर हमें पता है सीधा सीधा कि हाँ जी वहां पर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से, क्योंकि पैसा तो अलोकेट करवाना ही पड़ेगा ना। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट अलोकेट करेगा तब जाकर के काम होगा आगे। सेम चीज़ पब्लिक का क्या कंसर्न है उसको भी आपको एड्रेस करना होता है, तो पब्लिक का कंसर्न भी पहले जानो, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस की बात करो कि जैसे कोई भी पावर स्ट्रक्चर है, देखो पॉलिटिकल साइंस में कभी आपने पढ़ा हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो वहां पर पावर स्ट्रक्चर, शक्ति की बात की जाती है। तो जो आपके यहाँ पर अथॉरिटीज़ है, डिग्निफाइड अथॉरिटीज़ है जिनके हाथ में पावर है, उनके साथ में पब्लिक कैसे अप्रोच कर पाती है अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए, या अपनी जो पीड़ाएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनका हल निकलवाने के लिए, तो वो काम किया जाता है पब्लिक रिलेशन के थ्रू। तो ये पब्लिक पॉलिसी का ही एक पार्ट है। तो ये मेन कुछ इंपॉर्टेंट 5 की पॉइंट्स हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। देखो इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो 1991 की बात करें जब हमने एलपीजी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर ली थी, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन का जो सेगमेंट है वो देखो बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के डोमेन में जितने भी काम आया करते थे अब उन कामों को प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया, या फिर वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। पर क्या गवर्नमेंट की जो रेलेवेंस है वो एकदम ही ख़त्म होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम 5 बेसिक नीड्स की बात करें जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 तो देखो शुरुआत से आती रही है और हर किसी की ज़रूरत है। और आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा, दैट मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 2 और ऐड हो जाते हैं। तो ये 5 चीज़ों की अगर बात करो तो इन 5 चीज़ों में तो गवर्नमेंट को मिनिमम लेवल तो फिक्स करना ही पड़ेगा कि हर एक इंसान को जो कि इंडिया का सिटीजन है उसको ये सारी चीज़ें इंश्योर या फैसिलिटेट की जा सके, ठीक है। तो ऐसे में देखो प्राइवेटाइजेशन ने तो अपनी तरफ से कर दिया। अब प्राइवेट स्कूल्स में अगर काम कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर तो चलो ठीक है, फिर भी कि जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 का, उसमें ये बोल दिया गया कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी 25% सीट्स को इस तरीके से फिल किया जाएगा जिससे कि मार्जिनलाइज सेक्शन जैसे कि SC, ST, वुमेन या फिर कोई दूसरे बैकग्राउंड से या माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनको आप एडमिशन प्रोवाइड करोगे। पर उसके बावजूद भी जो बची हुई सीट्स है वहां पर जो एडमिशन लेगा बच्चा वो किस में जाएगा जी? वो तो उनको तो फिर फीस देनी पड़ेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। साथ में भुखमरी या हंगर की बात करें तो उसको एड्रेस करने के लिए भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन देखो गवर्नमेंट को बहुत हद तक रिलैक्स कर चुका है, जिसमें हम बात करें मेनली तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ज़्यादातर जो विकास से संबंधित काम है वो प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। पर अभी भी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आपको मतलब सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे जहाँ जिससे कि पब्लिक गुड इंश्योर हो सके, एक लोक हित की बात कर सको, सोशल वेलफेयर हो सके और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ पर नहीं हो सकती। जैसे बात करूँ मैं आपकी यहाँ पर जैसे TSP एरियाज़ की बात करते हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ की हम बात करते हैं। शेड्यूल 5 के अंडर में जो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शेड्यूल 5 में TSP एरियाज़ हमारे यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है, जिसमें मेनली 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें एक तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये उदयपुर, और साथ में सिरोही वाला, ये साउथ राजस्थान वाले थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं। तो उनकी वेलफेयर के लिए क्या वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा? वहाँ पर क्या प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कंपनी लगाने की कोशिश करेगा? तो वहाँ पर उनके वेलफेयर के लिए किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी जिससे कि बैकवर्ड एरियाज़ में भी डेवलपमेंट लाया जा सके, ठीक है। इसलिए पब्लिक पॉलिसीज आज भी रेलेवेंट हैं, इनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई पब्लिक पॉलिसी की। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी में देखें तो ये एक तरीके का साइंटिफिक एनालिसिस है जिसमें आप पब्लिक पॉलिसी का जो भी आपने टारगेट किया है, जो भी आपने योजना बनाई है, उसका एक साइंटिफिक एनालिसिस करो कि हाँ जी इतना रुपया चाहिए होगा, ज्योग्राफी इस तरीके से अलाउ कर रही है वहाँ पे, हिस्टोरिकली देखें तो उन लोगों का बिहेवियर ऐसा है जिनके लिए हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं,
सरकार के पास में पैसा इतना है, फंड्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना रुपया भेजा है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे में आपने साइंटिफिक एनालिसिस कर दिया, इससे क्या हो जाएगा कि एक तो आप वो काम क्यों करना चाह रहे हो उसको समझने में आसानी रहेगी, कॉजेज को समझना आसान रहेगा, और इसके अलावा पॉलिसीज का रिजल्ट क्या होगा वो आप थोड़ा सा टेंटेटिव मैनर में एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाँ जी हम इस पॉलिसी में इस टारगेटेड मैनर में काम करते हैं, इतना रुपया उधर लगाएंगे, यहां पर इतना डिप्लॉयमेंट अगर हमारी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का करेंगे तो उसका आउटकम हमें इतना मिलेगा। तो वहां पर आप क्या देखते हो, कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, तो साइंटिफिक एनालिसिस अगर पब्लिक पॉलिसी का होता है तो उसका ये फायदा होता है, और अल्टीमेटली आप क्या करते हो कि सोशल प्रॉब्लम्स को आप इजीली आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। इसके अलावा इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूर होता है। जैसे आज मैं आपको लेटेस्ट अगर कोई पॉलिसी की बात करूं तो सबसे पहले जैसे 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। ठीक है, हेल्थ वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 जिसका नाम है स्टेट लिस्ट, उसका पार्ट है हेल्थ। तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर कानून बना सकती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई गई। अब उस पॉलिसी का पहले ड्राफ्ट रिलीज हुआ, अब ड्राफ्ट क्या आता है, पब्लिक डोमेन में रिलीज होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर पब्लिक के द्वारा भी कमेंट मांगे जाते हैं कि हम ये चीज आप लोगों की वेलफेयर के लिए करना चाह रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के सुधार के लिए, आप बताइए कि और क्या क्या सुधार करने चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या एडिशन करने की जरूरत है। समझ गए? तो ऐसे में पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, तो एक्सपर्ट्स का भी यहां पर ओपिनियन आना शुरू हो जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है, एक हॉलिस्टिक मैनर में पब्लिक पॉलिसी आप तैयार कर पाते हो, राइट। ट्रांसपेरेंट मैनर में पब्लिक पॉलिसी क्रिएट होती है, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हिडन है, ओपेक है, जिसके चलते करप्शन को प्रमोशन मिलता है। एक अकाउंटेबिलिटी पूरी होगी कि हाँ जी हम जो टारगेट कर रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी और उसका रिजल्ट भी हमें डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसे में पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी 3 की पिलर्स हैं एक इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आ जाती है कि पब्लिक पॉलिसी के क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या कदम होते हैं। देखो, सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है जिसमें सोसाइटी के इंटरेस्ट क्या हैं उन पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ सोसाइटी का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सोसाइटी का ज़रूरतें क्या है वो ध्यान रखी जाती हैं, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है वो ध्यान में रखी जाती हैं, तब जाकर के तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी। ठीक है, ये है मेन काम, ये कोर काम है पब्लिक पॉलिसी का। इसमें लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ड्राफ्ट रिलीज किया जाता है, सोसाइटी के कमेंट लिए जाते हैं, फिर बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है। या फिर आप लेटेस्ट एग्जांपल देखो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी पिछले साल ही आई है, वो इसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर बात आ जाती है कि पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई तो अब मीडिया के थ्रू एजुकेट करना लोगों को कि भाई आपके लिए इस तरीके से एजुकेशन मतलब इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है। जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो न्यूज़पेपर में पूरी डिटेल आ जाती है उसकी, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी आते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये अच्छा किया, इसमें ये कमियां रह गई, और भी कुछ किया जा सकता था। कई सालों से 1987 के बाद में हमारे यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता पड़ती हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर यूट्यूब जैसे कोई और चैनल के थ्रू, या फिर आपने कहीं पे कोई दूसरे तरीके से न्यूज़ चैनल देख लिए, टीवी पे देख लिया, या रेडियो पे सुन लिया, एफएम पे सुन लिया। ये सारी चीज़ें तो मीडिया के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाता है कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उनको पता तो पड़े कि वाकई में एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ आप हेल्थ पॉलिसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? इसका हो गया एजुकेशन का काम। फिर आ जाता है एजुकेशन के बाद में इंप्लीमेंट करना, कि एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया जाए उस पॉलिसी को। इसमें देखो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको देखो ध्यान में रख करके फिर पॉलिसी बनाई जाती है हमेशा, और उस पब्लिक पॉलिसी को फिर इंप्लीमेंट भी उन रिसोर्सेज के थ्रू किया जाता है कि कितने फंड है, कितनी मशीनरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में देना है, जिला कलेक्टर को इसका हेड बनाना है, जिला कलेक्टर के तहत फिर वो जिन नीचे पूरे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको उनके थ्रू काम करवाना है, मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या काम करना है, वो सारे रिसोर्सेज, कितना रुपया हमारे पास में अवेलेबल है, कितनी वहाँ की पॉपुलेशन है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, जिसके हिसाब से प्लान किया जाए, वो सारी चीजें। तो अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा पब्लिक पॉलिसी का अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स, कि आपने डेफिनेशन में क्या देखा, कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके पब्लिक पॉलिसी काम करेगी। तो ऐसे में उन टारगेट्स को ध्यान में रख करके आप काम करोगे, और ये काम किया जाता है किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव्स, दैट मीन्स हिंदी में इनको बोलते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है।
अब इम्प्लीमेंटेशन हो गई, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद में अब आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो मॉनिटरिंग से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो ऑडिटिंग, कि जितना पैसा अलोकेट किया गया वो पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ उसकी डिटेल गेन करनी। अब वो ऑडिट हो गई, फिर उसके बाद में रिपोर्ट किया जाएगा कि हाँ जी पैसा जो है जितना भेजा गया वो सही टारगेट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसके बाद में फिर होती है मॉनिटरिंग। तो ये पैरेलल प्रोसेस है वैसे तो, ठीक है। मॉनिटरिंग का मतलब ये हो गया कि आपने पैसा भेजा, ठिकाने पहुंच गया, चलो ठीक है। रिपोर्टिंग आपने देखी कि अपडेट क्या चल रहा है, स्टेटस क्या चल रहा है, कौन कौन से इंडिविजुअल्स को जिनको ऑथराइज किया गया था काम करने का वो काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में आपका काम हो जाता है मॉनिटर करना कि जो चीज़ें ऑडिटिंग में हमारे सामने आई, रिपोर्टिंग में हमारे सामने आई, क्या वैसा है भी या नहीं, जिसको सर्विलियंस बोला जाता है, तो वो भी काम आ जाता है। फिर उसके बाद में आती है इंपॉर्टेंट पॉलिसी इफेक्ट, कि वाकई में उस पर्टिकुलर योजना के क्या प्रभाव मिले। प्रभाव का मतलब रिजल्ट, इफेक्ट्स का मतलब दो वर्ड होते हैं देखो, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है आपके ऊपर क्या असर आ रहा है किसी भी चीज़ का, और इफेक्ट का मतलब हो जाता है क्या परिणाम मिला है। ये एंड है इफेक्ट का मतलब, और अफेक्ट का मतलब इंटरमीडिएट स्टेज है। खैर पॉलिसी इफेक्ट की बात करें तो दोनों तरीके से स्टडी की जाती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, कि हाँ जी क्वालिटी में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रही है इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, और क्वांटिटी का मतलब हो गया कि सोसाइटी में कितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला। एक तो ये हो गया कि सोसाइटी में कितना फ़ायदा पहुंचा, एक ही हो गया कितने लोगों का फ़ायदा हुआ। ये चेक किया जाता है पॉलिसी इफेक्ट्स के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर पॉलिसी के टाइप्स की बात करें तो देखो ये तीन तरीके की हो सकती हैं, एक तो वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाएगी, एक होती है रेगुलेटरी पॉलिसीज, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूशन का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप मान के चलो कि खाना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में गेहूं और चावल पड़े हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया सब्सिडीज का देना, कैसे कि जो अमीर लोग हैं उनसे तो टैक्स लगाया और जो गरीब लोग हैं उनके अंदर सब्सिडी बांट दी। तो ये क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। तो इस तरीके से तीन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हो सकती हैं पब्लिक पॉलिसी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व रह सकती हैं। उनमें तो सबसे पहले आ जाती है लेजिस्लेचर, इसका मतलब कानून बनाने के लिए जो विधानसभा या फिर जो पार्लियामेंट है वो। दूसरे आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव, जो सरकार होती है मेन, ठीक है, वो लोग आ जाते हैं। तीसरा कैबिनेट और कैबिनेट सेक्रेटरीट, जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो मिलकर के काम करेंगे। केवल आईएएस ऑफिसर नहीं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे ऑफिसर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, और उनके साथ में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। और कोर्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अभी मान लो कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हम थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई उसकी अगर बात करें तो मान लो कोर्ट्स ने प्रीवियसली कुछ अपने ओपिनियन दिए कि एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन की ये प्रॉब्लम है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिजर्वेशन इतने सालों से चला आ रहा है, पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ गया है, ऐसे कुछ कमेंट कर दिए मान लो। तो ऐसे में एजुकेशन पॉलिसी में उन प्रीवियस वर्डिक्ट्स के बारे में ओपिनियन लिया जाएगा कि कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिए, और उनका भी इन्वॉल्वमेंट फिर वहाँ पर होता है। आपको पता है ना कि आर्टिकल 13 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में क्या प्रोविज़न किए हुए हैं कि अगर कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको अल्ट्रा वायरस बोल दिया जाएगा और उसका पर्टिकुलर कानून को स्क्रैप कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 13 में, समझ गए, जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है इसको एक तरीके से, कि कानून बनाने से पहले तो ओपिनियन ले लिया जाए कोर्ट का, अगर बनने के बाद में ओपिनियन लिया जा रहा है तो फिर वो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन करता है कि हाँ जी अब दोबारा बना करके लेके आओ, आपने कानून अच्छा नहीं बनाया। समझ गए, तो ऐसे में कोर्ट्स का भी ओपिनियन लिया जाता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। इसके अलावा एनजीओज हो गए या फिर कोई भी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जिनके पास में एक्सपर्टाइज है कि हाँ जी आप हंगर को ख़त्म करना चाह रहे हो, या फिर आप कहो कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो असर रिपोर्ट आती है एक, ठीक है, उस रिपोर्ट का भी हवाला लिया जाता है। प्रथम एनजीओ एक करके है ना, उसके द्वारा किया जाता है हर साल पर असर, ये असर एनालिसिस या असर रैंकिंग डिक्लेयर की जाती है कि हाँ जी कहाँ पर कौन सा स्टेट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर बच्चों की एजुकेशन जो है स्कूल लेवल पे वो कितनी अच्छी है। तो उससे भी क्या हो गया, आपको फीडबैक मिला गवर्नमेंट को, तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में आसानी मिलेगी। ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में।
अब अगर पब्लिक पॉलिसीज़ के एग्जाम्पल की बात की जाए तो बहुत सारी नेशनल पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे मैंने कुछ लिखे हैं आपके सामने। नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गया, अ विज़न फॉर 2020, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 मैंने बताई थी बार बार, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 से चल रही है, इसलिए इसी तरीके से नेशनल मिनरल पॉलिसी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ऐसे लंबी सारी लिस्ट है जो कि केवल और केवल किस लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो जाती है ना। देखो आप ध्यान रखना कि एक बार पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है तो इन पॉलिसीज को ध्यान में रखकर ही एक प्रॉपर वे में कानून बनाए जाते हैं, एक्ट्स लाए जाते हैं, और उनका एक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ही वेलफेयर इंश्योर करता है फिर बाद में पब्लिक का। ठीक है ना। तो ऐसे हमने देखो पब्लिक पॉलिसीज की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लीगल राइट्स की बात करेंगे, जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको जल्दी ही देने वाला हूं मैं। तो ऐसे इस वीडियो में इतना ही था, जो मेन कंटेंट था वो हमने कवर कर लिया। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नोट्स की इन्फॉर्मेशन मैं हर वीडियो में अच्छे से दे रहा हूं। आप खुद से बना रहे हो, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स अच्छे से याद होते हैं। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में आप नोट्स परचेज करो और उसके साथ में नोट्स को पढ़ते पढ़ते अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो ओपन करो, पढ़ लो। ठीक है। ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे चलने का एक यूँ मानो कि जो कोचिंग दूसरी क्लासेस चलती हैं बहुत बड़ी, मतलब सो कॉल्ड बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट, पर मेरा टारगेट ये है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ मैं, क्योंकि एक कॉपरेशन की ज़रूरत है आपको भी और मुझे भी। ठीक है। तो चलिए साथ में कंटिन्यू यूँ ही बने रहेंगे हम, और आपको इसी तरीके से बेनिफिशियल और क्वालिटी कंटेंट में देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। ठीक है। थैंक यू।